मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को उसकी माँ के साथ देखते हैं। लड़की को उसी के क्लासमेट ने बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट किया था। लड़की की माँ उसकी फैमिली पर केस करना चाहती है। उसकी फैमिली एक लॉयर को लेकर के बैठी है जिसका नाम ली यूदान होता है, जिसे हम ली कहकर के बुलाएंगे। ली के अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ली का काम सिर्फ केस जीतना था, उसे सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लड़की की माँ को बोलती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। जिस पर लड़के की माँ बोली, समझती हो तो फिर इसे क्यों बचा रही हो, इसने गलत किया है। ली ने कहा, मैं यहाँ किसी को भी बचाने नहीं आई, मैं एक लॉयर हूँ और मैं बस अपना काम कर रही हूँ और कानून सबूतों पर चलता है और तुम्हारे पास में कोई एविडेंस भी नहीं है और फिर तुम्हारी बेटी के सामने पूरी जिंदगी जिसे तुम बर्बाद कर दोगी। ली की बात सुनकर के उसकी बेटी केस वापस लेने के लिए रेडी हो जाती है। ली का कोवर्कर ली से पूछता है अगर ये सब उसके साथ हुआ होता तो वो क्या करती, पर ली उसको जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है, ये बोल करके कि उसके और भी क्लाइंट्स उसका वेट कर रहे हैं। ली को फर्दर स्टडी के लिए जर्मनी जाना था। जर्मनी जाने से पहले जब वो अपनी मदर की ग्रेव पर विजिट करके लौट रही होती है, उसे एक ट्रक से गिरा हुआ कंटेनर मिलता है। जब वो उसे ओवरटेक कर रही होती है तभी सडनली एक लोडेड गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि एक वेटिंग रूम में वेट कर रही है, उसके हाथ पे कुछ लगा हुआ है। तभी आवाज लगती है 790421 कम टू द विंडो। ली के हाथ में जो कार्ड लगा था उसका नंबर भी 790421 था। ली फौरन विंडो पर पहुंचती है। ली ने पूछा ये कौन सी जगह है। बंदी ने बताया टर्मिनल ऑफ फेट। ली वापस पूछती है कौन सा टर्मिनल। बंदी उसे इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाकर के पूछने का कहती है और अब ली इंफॉर्मेशन डेस्क पर आकर के पूछती है क्या ये कोई हॉस्पिटल है। इंफॉर्मेशन डेस्क वाली बंदी उसका नंबर देख करके शॉक थी। वो उसे कुछ देर वेट करने का कहती है। ली जिस रूम में वेट कर रही होती है हम देखते हैं उसके पास में एक और बंदा बैठा था जो कि जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। कुछ देर बाद वो बंदी ली को अपने डायरेक्टर के पास लेकर के आती है जो ली को बताता है उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। पर ली ने कहा अगर वो मर चुकी है तो वो यहाँ कैसे खड़ी है, इवन मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ। डायरेक्टर से बताता है तुम इस समय टर्मिनल ऑफ फेट में हो। ली ने पूछा क्या वो वाकई मर चुकी है। डायरेक्टर बोला हाँ। ली बोली ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई। मैं जिसके लिए पिछले 5 साल से वेट कर रही थी वो मौका अभी मुझे मिला था जर्मनी जाकर के पढ़ना। वो ऐसे नहीं मर सकती, मतलब कि ली की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। डायरेक्टर अब सुपरवाइजर को डांटते हुए कहता है गलती तुमसे हुई है तो तुम ही इसे संभालो। सुपरवाइजर बोला डाटा गलत एंट्री की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। दरअसल जिसकी डेथ होनी थी उसका नाम भी ली था बट उसकी डेट ऑफ ईयर 1939 और तुम्हारी 1979, मतलब कि सिर्फ 1 डिजिट की मिस्टेक। तुमको तो अभी काफी लंबी उम्र जीना था और हाँ तुम अभी भी वापस जा सकती हो। इतना सुनकर के ली बोली प्लीज जल्दी कीजिए। डायरेक्टर बोला इस सब में 1 वीक का टाइम लगेगा और हाँ तुम्हारी यादें तुम्हारी रहेंगी, सिर्फ चेहरा उसका होगा। पर ली को कुछ भी समझ नहीं आया, उसे बस अपने काम और फ्यूचर की पड़ी थी। ली बोली अभी उसके 3 केस पेंडिंग हैं, फिर उसे जर्मनी भी जाना है। मैं एक लॉयर हूँ और मैं पर आवर चार्ज करती हूँ। तुमको पता है तुम मेरा टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्टर ने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो तुमको वेट करना होगा। लेकिन ली वहीं पर बैठ गई। डायरेक्टर बोला वो यहाँ पर नहीं रह सकती। ली बोली वो यहाँ से कहीं भी नहीं हिलने वाली। डायरेक्टर ने कहा ठीक है हम 7 दिन के लिए तुमको किसी और की जगह दे सकते हैं। ली को कुछ भी समझ नहीं आता और उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे बस वापस जाना था। वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को नींद से जागता हुआ देखते हैं जिसके पास में एक बंदा भी सोया है, मतलब कि ली का रीबर्थ हो चुका। बेड में सोए बंदे को देख करके ली डर करके बाहर भागी तो उसे जल्दी ही अब समझ आ गया कि वो बंदा उसका पति, इवन अब वो 2 बच्चों की माँ भी है। घर का हाल देख करके समझ आ गया कि ली ने जिसकी बॉडी में रीबर्थ लिया है वो फुल टाइम हाउसवाइफ थी। ली अपनी पुरानी फर्म में आती है पर वहाँ पर उसे कोई पहचान नहीं पाया। इसके बाद वो अपने फ्लैट पर आती है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी उसे ना पहचानने की वजह से भगा देता है। दुखी ली बीच रोड पर आकर के जोर जोर से चिल्लाते हुए डायरेक्टर को कहने लगी तुमने कहा था कुछ भी नहीं बदलेगा, पर यहाँ तो उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा, उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तभी उसकी नज़र उसकी तरफ आती गाड़ी पर जाती है। ली खुद को खत्म करने का डिसाइड करती है पर वो गाड़ी वाला बंदा बचा करके निकल गया। अब ली जब वो वॉशरूम में होती है तभी उसे डायरेक्टर नजर आया अपने बाजू में। ली उसे कहती है तुमने कहा था कि वो एक प्रोफेशनल लेडी है, पर ये देखो तुमने क्या किया,
वो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। डायरेक्टर बोला पर तुमको तो वापस आना था ना। ली बोली पर तुमने कहा था कुछ भी चेंज नहीं होगा। लुक एट माई बेली एंड ड्रेस। ऐसा लगता है मानो एक अधेड़ उम्र की औरत, इवन उसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं। डायरेक्टर बोला वो 2 बच्चों की माँ थी, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं, वो फुल टाइम हाउसवाइफ थी। अब तुमको यही लाइफ जीनी होगी और अगर इस बार तुम टर्मिनल फीट में आती हो तो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकोगी। तो अच्छा होगा कि इस लाइफ को एक्सेप्ट करो जब तक ये 7 दिन नहीं हो जाते। एंजॉय करो। फ्रस्ट्रेटली सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आती है। आदत से मजबूर बेचारी एज यूजुअल ढेर सारी चीजें खरीदती है, पर जब बिलिंग की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि वो बेचारी गरीबों के बीच आकर के फंस चुकी है। बेचारी ली को अब घर का काम भी करना पड़ता है। ली को काम करता देख करके उसका बेटा टियान बोला मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, पर आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी माँ कब तक वापस आएगी। ली के पास में टियान के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब ली और टियान के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। ली टियान से उसके सिस्टर जिंग और उसके फादर जांग की पसंद नापसंद के बारे में पूछती है। आज रात ली सबके लिए खाना बनाती है, पर बेचारी ली के हाथ का खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। ली ने देखा जांग अभी जागा है। काफी देर वेट करने के बाद में वो बेचारी हिम्मत का बेडरूम में आती है। जांग ने कहा उनको एक पार्टी में जाना है। ली बोली क्या वो एक ड्रेस खरीद ले। जांग बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे भी तुम कहाँ खुद पर कुछ दी हो। ली खुश हो गई। जांग फौरन गेट बंद कर ली के करीब आया क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। ली उसे उठा करके पटक देती है। उनका शोर सुन करके जिंग वहाँ आ गई। ली को मौका मिल गया और वो फौरन बेडरूम से निकल गई। ली को नींद नहीं आती। वो टीवी ऑन करती है तो टीवी पर उसे वही डायरेक्टर नजर आया। ली टीवी ऑफ कर सो जाती है। नेक्स्ट डे ली वापस टियान के साथ में शॉपिंग करने आती है और आज टियान उसे हेल्प करता है कि उसे क्या और कितना खरीदना है। आज रात ली फिर से सबके लिए खाना बनाती है। झांग जब घर आया तो उसने देखा बेड पर एक्सपेंसिव कपड़े रखे थे। ये देख करके झांग उसे समझाता है कि वो इस तरह खर्च नहीं कर सकते। ली बोली पर उनके अकाउंट में तो ढेर सारा पैसा है। झांग बोला वो उस पैसे को इस तरह नहीं उड़ा सकते क्योंकि वो सेविंग्स बच्चों की एजुकेशन के लिए है। ली कहती है हमको अपनी खुशियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, उनका क्या। लेकिन आज झांग अपनी वाइफ के बिहेवियर से हैरान था। जो कल तक सेविंग्स पर इतना जोर देती थी, आज उसने फिजूल खर्चा किया था। झांग को उसके मैनेजर का कॉल आया और वो बिना डिनर किए वापस ऑफिस चला गया। ली को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सबको खुश करने के लिए इतने एफर्ट्स ले रही थी, पर फिर भी कोई खुश नहीं था। ली क्लब में आकर के ड्रिंक करती है जहां उसे टियान की फ्रेंड की मदर मिली। वो ली को समझाती है हम मदर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, कभी किसी को परफेक्ट नहीं रख सकते और इस सब में हम अपने खुद की लाइफ भी भूल जाते हैं। घर लौटते समय ली की नजर जिंग पर गई जो कि अपने बॉयफ्रेंड वे के काफी क्लोज थी। ली दोनों को तोड़ कर जिंग को अपने साथ घर लेकर के जाने लगी। ली उसे डांटने की जगह अच्छी अच्छी टिप्स देने लगी। ये देख करके जिंग भी खुश थी कि उसकी मदर कितनी कूल हो गई हैं। आज रात डायरेक्टर ऑफ टर्मिनल वापस से ली के पास आया। वो उससे पूछती है जिसकी जगह वो आई है वो लेडी कहाँ है। डायरेक्टर बोला सडन हार्ट फेल होने की वजह से उसकी डेथ हो गई और अगर तुम यहाँ नहीं होती तो ये बच्चे आज अपनी माँ की याद में रो रहे होते। ली ड्रिंक करते करते जांग की वेडिंग वीडियोस देखते देखते सोफे पर सो गई। नेक्स्ट डे ली जांग के साथ ऑफिस पार्टी में आती है। जांग कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है पर उसका मैनेजर बीच में इंटरप्ट कर देता है। ये देख करके ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ली मैनेजर पर गुस्सा करती है। मैनेजर ली को पुश कर देता है। ये देख करके जांग को रहा नहीं जाता। ली को प्रोटेक्ट करने के लिए जांग मैनेजर के सामने सीना तान करके खड़ा हो गया। जांग का ये बिहेवियर देख करके मैनेजर चुपचाप वहाँ से चला गया। आज पहली बार जांग ली गुड टाइम स्पेंड करते हैं घर पर। जब वो दोनों इंटीमेट होने को थे कि उन्हें जिंग के रोने की आवाज़ आई। ली ने देखा जिंग को फेस पर चोट आई है। पूछने पर जिंग बताती है कि वे ने उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बाहर खड़ा जांग भी सब सुन रहा था। ली वहीं जिंग के पास में सो जाती है। सुबह घर का फोन रिंग करता है। ली कॉल रिसीव करती है और नेक्स्ट सीन में हम ली को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर जांग के सामने वे अपनी मदर के साथ एक लॉयर को लेकर के बैठी। दरअसल जिंग की बात सुनने के बाद में जांग को रहा नहीं गया और उसने
वे की अच्छे से तुड़ाई लगा दी थी। लॉयर उन्हें कहती है तुम्हारे पास में मेरे क्लाइंट्स के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है, तो अच्छा होगा कि तुम ये केस वापस ले लो। वैसे भी तुम्हारी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, उसके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है और इस सब में बदनामी भी तुम्हारी बेटी की ही होगी, उसके आगे पूरा फ्यूचर है। जरा सोचो। लॉयर की बात सुनकर के ली उठ करके बाहर आ गई। उसे आज बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने भी ठीक वैसा ही किया था जो आज उसके साथ हो रहा था। पर ली एक लॉयर थी जिसे सिर्फ केस जीतना पसंद था, फिर ये केस तो उसकी खुद की बेटी का था। जांग उसे घर चलने का कहता है पर ली ने कहा ट्रस्ट मी, वो सब ठीक कर देगी। और जब ली वापस लॉयर से आकर के बात करती है एज अ लॉयर, तो वो ली से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है। ली कहती है माफी। वे को सबके सामने जिंग से माफी मांगनी होगी, साथ ही उसे ये प्रॉमिस भी करना होगा कि वो इन फ्यूचर किसी लड़की के साथ में दोबारा ये सब नहीं करेगा। ली के पास सुनकर के वे को गुस्सा आ गया। वो ली को स्लैप करने को होता है पर उससे पहले ली उल्टा वे को पटक देती है। रात को जिंग ली से स्कूल जाने का मना करती है क्योंकि उससे डर था कि सब उसका मजाक बनाएंगे और कहीं ना कहीं उसे ये भी डर था कि वो दोबारा किसी के प्यार में ना पड़ जाए। ली ने कहा तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम्हें डर किस बात का। वो उसे बताती है सालों पहले उसे भी जियान नाम का लड़का बहुत पसंद था। जियान ने मुझे प्रपोज भी किया था पर मैं प्राउडी और एरोगेंट थी और जब मुझे दोबारा मौका मिला तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। जिस पर जिंग हंसते हुए कहती है मतलब कि मेरे डैड में कुछ तो स्पेशल होगा जिन्हें आप इतना प्यार करती हैं। अब ली पूरे परिवार में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन जब ली टियान को स्कूल बस तक छोड़ने आती है तो उसने देखा सडनली टियान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ली उसे गोद में उठा करके फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर बताता है हमें जल्दी ही टियान की आंखों का ऑपरेशन करना होगा। ली जांग ऑपरेशन कराने का डिसाइड कर ली फैमिली से इस कदर जुड़ गई थी कि फैमिली की किसी भी मेंबर को तकलीफ में देख करके उसे भी तकलीफ होती थी, दर्द होता था। टियान का ऑपरेशन हो जाता है। अब जब सब कुछ नॉर्मल होता है उससे पहले ली का वापस से डायरेक्टर ऑफ टर्मिनल से सामना होता है। ली उसे देख करके अपना रास्ता बदल लेती है। डायरेक्टर बोला अब वो अपनी पहली वाली लाइफ में वापस जा सकती है, उसके पास में 1 घंटा है। ली ने कहा उसे और समय चाहिए। उसने अपने बेटे टियान से प्रॉमिस किया है कि जब वो आंखें खोलेगा तो वो उसके सामने होगी। डायरेक्टर बोला समय बहुत कम है, तुमको चलना होगा, तुम्हारे 7 दिन पूरा होने में 1 घंटे का समय है जैसा हमने प्रॉमिस किया था। लेकिन ली भागती हुई सीधे हॉस्पिटल आई जहां उसे जिंग मिली। वो जिंग को टाइटली हग करती है मानो वो उसे आखिरी बार हग कर रही हो। इसके बाद में ली रोते हुए टियान से कहती है कि वो उसका सबसे प्यारा और समझदार बेटा है। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए उसके डैड और उसकी सिस्टर हमेशा उसके साथ रहेंगे। जिस पर टियान ने कहा और मॉम, पर तभी जांग वहाँ आ गया। जांग ने कहा टियान अब ठीक है तो वो क्यों रो रही है। ली रोते हुए रूम से बाहर आ गई। जांग उसके पास आया। ली जांग के गले लगते हुए कहती है कि उसने उसके साथ में जो भी टाइम स्पेंड किया बहुत ही अच्छा था। जांग को लगा वो कल रात की बात कर रही। ली जांग को ये भी कहती है कि अपने साथ साथ जिंग और टियान का भी अच्छे से ख्याल रखना। जांग को लगा वो थकी है, वो उसे घर जाकर के आराम करने का कहता है। ली भी बोली अब उसे जाना होगा, पर जांग को लगा वो घर जाने का बोल रही है। ली जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो डायरेक्टर गाड़ी लिए हुए खड़ा था। ली खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर ली उसके साथ गाड़ी में जाकर के बैठ गई। डायरेक्टर गाड़ी को उसी जगह लेकर के जाने लगा जहां ली का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि ली का वापस से उसकी दुनिया में जाने के लिए सेम एक्सीडेंट या फिर यूँ कहा जाए इंसिडेंट होना जरूरी था। बातों बातों में डायरेक्टर उसे बताता है जिस बात से तुम आज तक इतनी नफरत करती आई, जिसकी वजह से तुमको कभी फैमिली की वैल्यू या फिर इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई, वो कोई और नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर था जो इस समय अपनी बेटी के साथ बैठा था। ड्यू टू सम रीजन वो उसे और उसकी मदर को एक्सेप्ट नहीं कर सका था, जिसके लिए वो उसे आज भी गिल्ट था और आज के बाद में वो दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगी और ना ही ली को कुछ याद रहेगा। ली से बिछड़ने से पहले वो ली को कहते हैं हो सके तो मुझे माफ कर देना, और उसी दौरान उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को हॉस्पिटल में देखते हैं, मतलब कि ली अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। तभी उसे किसी के खर्राटों की आवाज आई। उसने देखा उसके बाजू वाले बेड पर वही टूटा फूटा बंदा पड़ा हुआ था जो टर्मिनल ऑफ गेट के वेटिंग रूम में उसके पास बैठा खर्राटे ले रहा था। पर ली वहां से बाहर आई। ली अपनी दुनिया में लौट करके खुश थी। ली दौड़ करके उसी हॉस्पिटल में आती है जहां टियान का ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि वो कुछ भी भूली नहीं थी। पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है टियान नाम का यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं है। ली अब जान के घर आई पर वहाँ पर भी कोई और रह रहा था। अब ली के पास में एक लास्ट ऑप्शन था, बस स्टॉप। जी दोस्तों,
ली टियान के स्कूल बस स्टॉप पर आकर के टियान के फ्रेंड्स की मदर से बात करने की कोशिश करती है, पर वो भी उसे पहचान नहीं पाती। ना ही बस से टियान उतरा। ली उदास होकर के वहीं बैठ गई, पर ली खुशी के साथ में दुखी भी थी, क्योंकि पिछले 7 दिनों में उसने अपनी लाइफ के वो सभी रोल प्ले कर लिए थे जिनसे वो अब तक दूर भागती आई थी। ली को सिंगल लाइफ पसंद थी, पर आज वो जांग की फैमिली को मिस कर रही थी। ली अपने उसी वर्कर से बात कर उस स्टूडेंट के लिए फेवर मांगती है, पहले वो जिसके अगेंस्ट थी, क्योंकि अब उसे सही गलत की पहचान हो चुकी थी। ली अब अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगती है, जिसकी अपनी खुद की फैमिली थी। उसको एक बेटी भी थी, क्योंकि पिछले 7 दिनों में उसे परिवार की अहमियत समझ आ चुकी थी। और जब वो फैमिली फोटोज एल्बम देखती है तो उसे डायरेक्टर की फोटो में उसे अपने फादर नजर आते हैं, जो कि उसके फादर थे। ली अब अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जर्मनी जाती है। वो फ्लाइट में होती है तो उसे जियान मिला। जब दोनों बातें करती है तो पता चलता है जियान ने भी अब तक शादी नहीं की है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर दोनों की लाइफ की एक नई शुरुआत होती है। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है।